अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में गैर मामूली तब्दीली आ गई है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आज़म बन गए हैं। मुल्क में नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत कायम हो गई है और तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से मुस्तैफी होकर सड़कों पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बॉयकॉट किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को कोई वोट नहीं मिला। शहबाज शरीफ को नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP बेंगल और दीगर जमातों और आज़ाद अरकान के वोट भी मिले। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लेना था, मगर शहबाज शरीफ के इंतखाब के बाद सदर पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से बताया गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तबीयत खराबी की शिकायत की है। मुआलिज ने उनका मुकम्मल मुआयना किया है और उन्हें कुछ दिन आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की हैसियत से शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तो हल्फ नहीं लिया, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दी। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूँ। भारत की ख्वाहिश है कि खित्ता दहशतगर्दी से पाक रहे और अमन और इस्तेहकाम हो, ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें और अपने लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बना सकें। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पहला ऐलान ये किया कि मुबैना साजिशी ख़त के हवाले से पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें तमाम अरकान, ख़त लिखने वाले सफ़ीर, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और DGISI शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर बैरूनी साजिश में उनका मुलविस होना साबित हो गया तो वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देंगे। ना मैंने वो ख़त देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर ये झूठ है, जो यकीनन है, तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DGISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा। ये अगर खुदा ना खास्ता हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं 1 सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर। और इस पर रद्दमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ की लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने की पेशकश को मुस्तरद करते हैं। ये खुद को NRO देने की भोंडी कोशिश है। लेटर गेट की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए, जिसकी सरबराही ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, वाज़े हो। इससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो उन्होंने इस ख़त की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया, जिसका सरबराह जनरल रिटायर्ड तारिक खान को बनाया। और तारिक खान साहब वो शख्स थे जिन्होंने ख़त को पढ़े बगैर ही ये कह दिया था कि गद्दारी साबित हो गई है और 3 अपोजिशन रहनुमाओं को गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें मस्खरा भी कह दिया था। मगर इमरान खान साहब ने इसके बावजूद उन्हीं को तहकीकात के लिए सरबराह लगा दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तनख्वाह और पेंशन में इजाफे समेत आवाम को मुआशी रिलीफ देने के इक़दाम का भी ऐलान किया। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा और मैं उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, संतकारों से, कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। नौजवान नस्ल को उनको मजीद लैपटॉप देंगे, उनको हुनर देंगे, उनको तालीम देंगे। हम बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। पार्लिमानी रवायत के मुताबिक कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद तमाम पार्लिमानी लीडर्स खिताब करते हैं। आज कायदे ऐवान शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद इजलास की सदारत करने वाले अयाज सादिक ने पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खिताब की दावत दी, मगर एन उसी वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ऐवान में दाखिल हो गए। हालांकि कासिम सूरी ये कहकर चले गए थे कि इस इंतखाब में वो शिरकत नहीं करेंगे। ख़त की बुनियाद पर उन्होंने बात की थी, मगर जैसे ही अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की तो अचानक ऐवान में आए और अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी अचानक छोड़ दी और कासिम सूरी ने कुर्सी संभालते ही इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब
ईवान की कार्रवाई बरोज़ हफ्ता 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया था, लेकिन आज वोटिंग से पहले ही तकरीर में शाह महमूद कुरैशी ने असेंबली से इज्तिमाई इस्तीफे देने का ऐलान किया और तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान वॉकआउट कर गए। जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। पाकिस्तान की अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करने का फैसला कर दिया है। आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं और सब खड़े होकर हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। ये इस स्पॉन्सर्ड अरेंजमेंट को हम मुस्तरद करते हैं। इसके साथ ही सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है, मगर तहरीक इंसाफ ने अभी तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दिए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी GDA ने कौमी असेंबली से मुस्ताफी ना होने का फैसला किया है। GDA की MNA सायरा बानो ने आज कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफे उनका फैसला है, हम ओपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। मुल्क में सियासी माहौल यकसर बदल गया है। 2 दिन पहले तक तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, मगर आज ओपोजिशन में है। पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर सड़कों पर एहतजाज कर रही है। इमरान खान खुद भी मियांवाली की अपनी नशिस्त से मुस्ताफी हो गए हैं। कल इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर खान झगड़ा ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि इमरान खान बुध 13 अप्रैल को पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। असद उमर ने भी ट्विटर पर लिखा है कि कराची तैयार हो जाओ, खान आ रहा है। इतवार 17 अप्रैल मज़ार कायद इंशाअल्लाह पाकिस्तान देखेगा कि कराची अपने लीडर इमरान खान के साथ एक खुददार खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए खड़ा है। कल भी हमने देखा था कि कराची में एक बड़ा मुजाहरा हुआ था। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों में मुजाहरे हुए। लाहौर में एक बड़ा मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ था और इमरान खान साहब उनकी क़यादत नहीं कर रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो हम मौक़िफ़ लेंगे, मगर कराची में 17 को अगर इमरान खान साहब आ रहे हैं, MQM कितना प्रेशर फील कर रही है। सेनेटर फैसल सफदरवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सफदरवारी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, आप मुतमईन हैं? इब्तिदा में ज़ाहिर वसीम अख्तर साहब का बयान आया कि जो कराची में हमसे अंडरस्टैंडिंग हुई है उसका उनकी स्पीच में जिक्र नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा आइंदा एड्रेस करेंगे। आप लोग मुतमईन हैं या इस वक्त थोड़ा सा घबरा रहे हैं? जिस तरीके से कल एहतजाज हुआ है इमरान खान साहब का और फिर 17 को वो जलसा मज़ार कायद पर करने जा रहे हैं, घबरा रहे हैं? शाजिब, पहली बात तो ये कि जो वसीम अख्तर साहब ने कहा है, यकीनन हमारी तवक्को यही है कि वफाकी हुकूमत ने जो चीजें करनी हैं, जो हमारा उनसे मुआहदा है, एक नुक्ते का तो उन्होंने मरदमशुमारी और डिलिमिटेशन का जो हमारा नुक्ता अव्वल था उनसे भी मुआहदे में और PTI से भी मुआहदे में था, उसका तो जिक्र कर दिया। बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि ये ग्रीन लाइन K4 ये सब PMLN ने शुरू किया था, जिसको PTI ने कंप्लीशन की तरफ ग्रीन लाइन को तो ले गए, K4 नहीं हुआ, तो वी होप के फेडरल गवर्नमेंट हमसे मुशावरत में उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाएगी। जहां तक घबराने वाली बात है, नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम रहते हुए जो एक अपना बयानिया बनाया है कि बाकी सारे के सारे लोग गद्दार हैं। पहली बात तो कि मैं उसको मुस्तरद करता हूँ, बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि वजीर आजम साहब 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे इमरान खान साहब हमारे दफ्तर। उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब अल सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती, हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते। और अभी बहुत खुशाइन बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि उसके ऊपर कोई कमीशन बनेगा। हमें ये लगता है कमीशन बनेगा, चीजें सामने आएंगी तो उस वक्त लोगों को भी पता चलेगा। अभी तो लोगों में इमरान खान साहब यकीनन ये सेल कर रहे हैं और खासी कामयाबी से सेल कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने उनको कहा था कि हम तुम्हें नहीं चाहते। लेकिन हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान के जो लोग समझदार हैं, जो महंगाई से तंग थे, उनको ये समझ में आ जाएगी बात कि अमेरिका अगर चाहे तो वो IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, FATF के जरिए बहुत सारी जगहों से पाकिस्तान को अगर वो चाहे
दबाना तो दबा सकता है। अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तानी किसी को भी ये इजाजत नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा नामुनासिब है इमरान खान साहब, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, कि वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को गद्दार करार देते हैं और आलमी दुनिया में पाकिस्तान तन्हाई की तरफ चली जाए। मेरे ख्याल में पीटीआई भी बहुत जल्द इसके ऊपर नजरसानी जरूर करेगी। हमारा मानना यह है कि पाक फौज के सरबराहान जो हैं तीनों फोर्सेस के, चेयरमैन जॉइंट चीफ, DGISI, सबके पास ये लेटर मौजूद था। अगर ऐसी कोई चीज होती तो वो पार्लियामान को भी बता दिया जाता, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में भी आ जाता। नहीं आया तो उससे हमें लग रहा है कि शायद ये चीज तो आई होगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत से अमेरिका कोई खुश नहीं है। हम भी ट्रंप की हुकूमत से खुश नहीं थे। इमरान खान साहब लेकिन कहते थे कि ट्रंप की हुकूमत से बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। तो ये तो आपके सोचने के अंदाज की बात है, लेकिन ऑपोजिशन तमाम की तमाम उस बैरूनी साजिश में पाकिस्तान से गद्दारी कर रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और ये लोगों के सामने आएगा। नई हुकूमत के माशी फैसले और इस्तिलाहात मगर देखिए ना, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि ये जो अमेरिका मुखालिफ बयानियां हैं, अगर इसके साथ ही हमसे मुकाबला करना होता तो जमात इस्लामी मुकाबला कर लेती। वो तो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते आए हैं। मगर तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर है जो इस वक्त मॉडर्न वोटर है, जो इस वक्त नौजवान वोटर है, वो ज़्यादा अपने आप को मुंसलिक कर सकता है, अपने आप को रिलेट कर सकता है तहरीक इंसाफ से बमुकाबला जमात इस्लामी के। तो एक जो नारा है अमेरिका मुखालिफ भी, फिर अमेरिका की साजिश भी, और जो प्रेजेंटेशन है इमरान खान साहब की जिससे इस वक्त रिलेट कर सकती है यूथ भी और मॉडर्न यूथ भी, वो आपको नहीं लगता एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जमात इस्लामी के मुकाबले में आपको ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे सकता है? और क्योंकि आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से होना है कराची में। देखिए, तहरीक इंसाफ तो हमें बड़ा चैलेंज देती आई है ना, 2013 में भी और फिर 18 में भी। तो इसमें से तो कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ हमारा चैलेंज होगा। और यही वजह है कि एमके बहुत अरसे से सोच रही थी कि वो हुकूमत से निकल जाए, क्योंकि जिनके साथ आपने इन्हीं गलियों और महलों में जिनके सामने इलेक्शन लड़ना है, उनके साथ बैठ के उनकी गैर मकबूल होती हुकूमत का हिस्सा बनना हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा सूदमंद नहीं था। हैविंग सेड दैट, देखिए शायद पाकिस्तान में जो माशरती इल्म पढ़ाया गया है ना मेरे भाई, जो बयानिया बनाया है रियासत में इतने बरसों में, ये तो उसके सम्राट हैं कि पढ़े लिखे लोग भी अब ये चीजें अगर इसी तरीके से बाय कर लें कि जनाब अमेरिका बैठकर ये सब कुछ करवा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ ही हुई है ज्यादती। हम सब इसका फल काटेंगे, सिर्फ एमक्यूएम नहीं, सबका सब इस पर खाएंगे। और आखिर में लॉस क्या होगा? एमक्यूएम का लॉस नहीं होगा। अगर ये वाली सोच प्रीवेल कर जाती है तो मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का नुकसान है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपनी सोशल पॉलिसीज, अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज दें, बजाय इसके कि खुददारी। ये बहुत आसान है कि आप अंग्रेजी के इडियम बैकर्स आर नॉट चूजर्स को कहते, तो मैं कह दूं भैंस के आगे बीन बजाना, तो कहेंगे आपने पाकिस्तानियों को भैंस कह दिया। मेरे ख्याल में ये चीजें चाइल्डिश हैं। मुझे अफसोस इस बात का ये है कि ये सेल हो रही है। इसके माने ये है कि जो मार्शल रूम पढ़ाया है रियासत में इतनी दहाइयों में, उसके सम्राट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल वारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्लियामेंट से इस्तीफा हो गया है, आपकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, सड़कों पर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि आपने फैसला ये करना है कि हफ्तों में इंतखाबात कराने हैं या महीनों में। इसका मतलब है इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं, बुध को पिशावर में जलसा, उसके बाद इतवार को कराची में जलसा। कैसे आप लोग हुकूमत कर पाएंगे? देखिए, हमने तो इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला था, वो अपोजिशन भी छोड़ के चले गए। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब आपने एक मुल्क में 4 साल के करीब हुकूमत की हो और मुल्क के पहले अदम एतमाद के ज़रिए आपको निकाल दिया गया हो, तो फिर आपको जाकर अपोजिशन करनी चाहिए। अपनी जो कुछ आपका किया करा है उसका दिफा करें और जो हुकूमत करेगी उस पर तनकीद करें। यही पार्लिमानी जमहूरियत होती है। तो बहरहाल वो हक़ रखते हैं एहतजाज करने का, वो एहतजाज करें, ये उनका हक़ है और हमारा काम है हुकूमत करना। अब पाकिस्तान की अवाम ने हमें ज़िम्मेदारी दी है और इंशाअल्लाह मुल्क के हालात को सही रास्ते पर जाएंगे और एक मौजूद वक्त पर इंशाअल्लाह इलेक्शन भी हो जाएंगे। वैसे क्योंकि नून लीग भी कहती रही है कि इसी साल इलेक्शन होंगे, अगर इसी साल इलेक्शन होने हैं और आप लोग अगस्त सितंबर तक भी हुकूमत करते हैं तो अगले 4 महीने आप हुकूमत कर रहे होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे होंगे, तो उनकी हुकूमत गिराने का फ़ायदा आपको होगा या नुकसान होगा? वो तो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन मोड में है इस वक्त। देखिए, बात तो मुल्क की है ना कि क्या जो अदम एतमाद हुआ है इससे मुल्क का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। क्योंकि इमरान खान ये अगला 1.25 साल भी गुजारता, आप यकीन करें
कि इस मुल्क की जो मईशत थी उसकी तो कोई हद नहीं रही थी। जो मुल्क के सियासी हालात थे या मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है, जिस तरह इस आदमी ने उसको तबाह किया है, उसकी कोई माजी में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। बहरहाल अब ये अपोजिशन फैसला करेगी और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अब टर्म पूरी करेगी और इंशाल्लाह उसके बाद अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं 2023 में जाके इलेक्शन होंगे, पूरा टर्म किया जाएगा, ये अगस्त तक जाएंगे आप लोग? जी, ये अब मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त ये भी इस पर बहस होनी है, ये मशावरत होगी, ये हो जाएगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है, हालांकि मैं सबसे बड़ा इस बात का दाई था कि आप जल्दी इलेक्शन करा दें। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, तो अब मुल्क ने भी चलना है, तो आपने बजट अगर देना है तो बजट को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसलिए जो बजट जब आया तो इंशाल्लाह ये मामला आगे चलेगा। अच्छा, मगर अगर आप 2 बजट देके जाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप अगस्त में 2023 की बात करें तो अगला बजट भी आप देंगे, तो फिर इमरान खान साहब आपके खिलाफ आपकी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे। आपको लगता है कि 1.25 साल में आप लोग टर्न अराउंड कर देंगे? जी, उनकी कारकर्दगी भी है, हमारी कारकर्दगी भी इंशाल्लाह होगी। तो ये अवाम फैसला कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सियासत की नहीं है, जिम्मेदारी भी है कि मुल्क की जो हालत है उसको हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं छोड़ सकते कि मुल्क की मईशत तबाह हो, इसमें कोई तरक्की ना हो सके, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो, गुर्बत में इजाफ़ा हो, महंगाई में इजाफ़ा हो। तो इसलिए हमने अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है। सियासत अपनी जगह पर होती है और मुझे फ़ख्र है कि आज अपोजिशन ने ज़िम्मेदारी पूरी करने का फ़ैसला किया है और इस मुल्क के अंदर जो सियासत में जो मनफी रुझान हैं उनको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अच्छा, मगर फिर क्या करेंगे इतनी सारी सीटों पर? क्या ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कहा हमने ज़िमनी इलेक्शन के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया है, हमने जनरल इलेक्शन के लिए इस्तीफ़ा दिया है और वही होंगे। जी ठीक है, फिर इंतज़ार कर लें। अगर इलेक्शन नहीं ज़िमनी लड़ने, ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है कि जब सीट खाली हो तो उस पर इलेक्शन करवा दें। तो अगर वो नहीं लड़ना चाहते तो फिर कोई और लड़ लेगा और फिर जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो वो उसमें हिस्सा ले लें। ये फ़ैसला उनका अपना है। ये हमने तो, मैंने पहले कहा कि उनको हुकूमत से निकाला था, वो अब असेंबली छोड़कर भाग गए। अच्छा, मगर 2023 के अगस्त तक पीपल्स पार्टी को भी मना के रखना, MQM को भी मना के रखना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी मना के रखना, मैगल साहब को भी मना के रखना, इन सबको मना के रख लेंगे आप? शाहजेब साहब, मैं 88 से सियासत कर रहा हूँ, ये 34 साल हो गए। मनाने वाली सियासत मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये शायद पहला मौका है कि यहाँ किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के हालात को सब समझते हैं और आज सारे इस बात पर मुतफिक हैं कि हमने बजाय अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए या ओहदे हासिल करने के बजाय हमें मुल्क के हालात को बेहतर बनाने पर गौर करना है। वैसे मगर जो कल हुआ कि इमरान खान साहब नहीं निकले, उसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले और अब वो खुद भी निकलेंगे, इसका प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर? और ये बयानिया कि आप लोगों को अमेरिका ने इमरान खान साहब को निकाल के आप लोगों को लगाया है, ये बयानिया जोर नहीं पकड़ता जाएगा? जी, इसी बयानी को शिकस्त देनी है, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। जो हक़ाइक़ है वो आवाम के सामने रखने और मुल्क को तरक्की देनी है। हमारी ज़िम्मेदारी बतौर सियासतदान मुल्क को तरक्की देना होता है। इमरान खान ने अगर मुल्क के हालात बेहतर किए होते, मसाइल हल किए होते, महंगाई को कम किया होता, मुल्क को तरक्की दी होती, तो आज उसको ये झूठ की इमारत बुलंद करने की ज़रूरत नहीं ना होती। और आप खुद देख लें कि जो इस सारे मामले के हक़ाइक़ इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएंगे। ये पहले ये बयानिया चला, फिर जब हुकूमत मिल गई तो फिर आराम से बैठ गए, फिर बयानिया भूल गए, आज फिर बयानिया याद आ गया। यकीनन उनके जो कारकुन हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनको तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी, वो अपना एहतजाज करेंगे, लेकिन मुल्क ने भी चलना है, यहाँ पर जमहूरियत ने भी चलना है और ये सब मामलात इकट्ठे आगे चलते रहेंगे। साहब, मगर फिर मुझे ये बताएगा कि इस सारे के सारे सिनेरियो में जो तहकीकात का ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने, जो पहला ऐलान था उनका, उसे मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ ने। हालांकि उसमें अस्करी क़यादत और वो सफ़ीर जिन्होंने मरासला भेजा वो सब हैं। वो कह रहे एक आज़ाद कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बने। इस मुतालबे को मानेंगे या अपने तहकीकात की तरफ से आगे बढ़ेंगे? वो मानेंगे तो नहीं, तो कैसे बयानिए को ज़ाहिल करेंगे आप? देखें, जहाँ से इस सारे बयानिए की बुनियाद उन्होंने बनाई है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, वही इसके हक़ाइक़, वहीं से हक़ाइक़ इंशाअल्लाह आएंगे। जहाँ पर मुल्क की पूरी अस्करी क़यादत बैठी है, पूरी सिविलियन क़यादत होगी और इस सारे झूठ की इमारत की जो हकीकत है वो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। ऐसी बेहुदा और घटिया हरकत मैंने शायद किसी दुनिया की तारीख़ में किसी मुल्क में नहीं देखी कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत को मुलव्वस करे, ख़ुद भी एक झूठ का पलंदा तैयार करे और उसको अवाम के सामने रख दे, सिर्फ अपने चंद सियासी मकासद हासिल करने के लिए। ये बहुत
एक घिनौनी साजिश है इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने खेली है। साहब मुझे ये बताइएगा, आप कोई वजारत नहीं ले रहे हैं, ये खबरें हैं? मैं किसी वजारत का उम्मीदवार ना आज हूँ, ना इससे पहले कभी था जी। तो जो अब वजारतों का फैसला हो गया है कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, MQM को क्या मिलेगा, नून लीग को क्या मिलेगा, किस किस को क्या क्या वजारतें मिलेंगी, अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, ये मुशावरत जो होती है ये वज़ीर-ए-आज़म खुद करते हैं और काबीना का फ़ैसला भी वो करते हैं। ये हक़ होता है वज़ीर-ए-आज़म का कि वो किसको वज़ीर ले, किस जमात के साथ वो क्या फ़ैसला करे, तो इंशाअल्लाह वो बेहतर फ़ैसला करेंगे। तो आपको किसी वजारत की ऑफ़र करेंगे तो आप इनकार कर देंगे या ले लेंगे, मान जाएंगे? नहीं, मैंने कहा मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं जो मुझे ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म साहब देंगे मैं बिल्कुल उनके लिए, मुल्क के लिए, जमात के लिए काम करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी तरजीह ये है कि मैं किसी वजारत का मनसब मेरे पास ना हो। ये बहुत से लोग जमात में मौजूद हैं और मेरा ये ख्याल है कि हमें जो नौजवान लोग हैं उनको अब मौका देना चाहिए कि वो भी काम करें और वो भी ये तजर्बा हासिल करें, क्योंकि हम तो अपने ज़िंदगी के, मैं समझता हूँ, आखिरी सालों में हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि नई क़यादत भी सामने लेकर आएँ। मगर भाई साहब, नौजवान भी फिर अगर जैसे पंजाब है वहाँ पर भी कोई नौजवान ट्राई हो सकता था, मगर शरीफ ख़ानदान से ही होगा नौजवान, हमजा शहबाज साहब, कोई और नहीं हो सकता था चीफ मिनिस्टर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आज हर एक करेगा, उनका हक भी है। मुझे हमजा शहबाज नज़र नहीं आते, मुझे पंजाब का अपोजिशन लीडर नज़र आता है जिसने पिछले 25 साल में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और इस दफ़ा भी ये फ़ैसला उनका नहीं था, बल्कि वो इस फ़ैसले के हक़ में नहीं थे। लेकिन हम सब ने ये मुशावरत की और जब हालात वहाँ पर ऐसे पैदा हुए जिसमें एक बड़ी कन्फ्रंटेशन और हर किस्म की गलत किस्म की सियासत और मुल्क के अंदर एक इंतशार की जब कैफियत पैदा हुई, तो सबका ख्याल यही था कि हमजा शहबाज ही इन मामलात का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं और उसके लिए उनको उम्मीदवार खड़ा किया गया है। वैसे मगर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है बार बार आपकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे मगर एहतसाब करेंगे, मगर आपकी हुकूमत बनी भी नहीं थी और उससे पहले ही जो एयरपोर्ट की स्टॉप लिस्ट है उसमें नाम डाल दिए गए मोहम्मद आज़म का, शहबाज गिल साहब का, इसके अलावा शहजाद अकबर साहब का, अरसलान खालिद जो हैं उनके डिजिटल मीडिया के थे, उनके घर पर रेड हो गया, हालांकि आपकी हुकूमत नहीं बनी थी। इस तरीके से होगा तो ये तो वही होगा जो आप लोगों के साथ हो रहा था, तो क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं, ये इमरान खान साहब ने खुद किया है, ये सब उनकी हुकूमत में हुआ है। इसकी क्या वजूहत है ये हम पता कर लेंगे। हमने बेजा किसी को के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमने किसी की हद तक नहीं करनी, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना हमने, लेकिन ये हम पर लाजिम है कि जिसने मुल्क की दौलत को लूटा है वो मामलात अवाम के सामने रखें। तो हम सबसे पहले अवाम के सामने रखें कि जनाब ये अशख़ास हैं, इन्होंने ये काम किए हैं, उसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मुल्क के पास दो चॉइसेस हैं, या आप नैब को रखें या मुल्क चलाएं, ये दोनों मामलात इकट्ठे नहीं चलते। और आप समझते हैं कि एक तो नैब के हवाले से आपकी वाकई राय रही है, दूसरा आप लोगों को फौरी तौर पर जैसे जावेद इकबाल से भी जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि उनके दौर में जो हुआ ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर हुआ, टारगेट आपको किया गया मगर काम नुकसान खुद हुकूमत का हो गया, ये आपको जान छुड़ानी चाहिए फौरी तौर पर उनसे? जी बिल्कुल, ये उनके से भी जान छुड़ानी है और नैब से जान छुड़ानी है। एहतसाब का अमल पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जो एहतसाब कर सकते हैं। नैब आज 23 साल हो गए, नैब बनी थी सियासतदानों के एहतसाब के लिए, एक शख्स को नैब कन्विक्ट नहीं कर सकी। ये सिर्फ सियासत को तोड़ने मरोड़ने का एक तरीका बन गया और इसने मुल्क की पूरे निज़ाम को तबाह कर दिया है। बस साहब मुझे आखिर में बताइएगा, आर्मी चीफ नहीं आया आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओथ टेकिंग में, हल्फ बर्दारी में? खैर नहीं, ये उनका फैसला होता है, हल्फ बर्दारी में नहीं आते, चूँकि आज मामला लेट हो गया था, पहले 7:30 का टाइम था, फिर वो आगे बढ़ गया, असेंबली की कार्रवाई लंबी हो गई, तो शायद उन्होंने फैसला किया हो कि उसमें शामिल ना हो। आप परेशान नहीं हैं इस बात पर? नहीं, मुझे इन मामलों से परेशानी नहीं होती। जब मकसद हो मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने का तो इसमें सबको मिलकर करना है, उसमें फ़ौज भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, तमाम सियासी जमातें हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं हमें सबको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा और सबकी ज़िम्मेदारी है कि आज कोशिश करें कि हम पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त कर सकें और इसको तरक्की के रास्ते पर डाल सकें। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि अब लगता है कि हुकूमत 2023 अगस्त तक की जाएगी, यानी असेंबलियाँ अपना टाइम पूरा करेंगी। अचानक क्या फ़ैसला हुआ है, किस वजह से हुआ है, इस पर ज़रा तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
इससे पहले शायद नवाज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं उन्हें लगता है कि अब असेंबलियां पूरी मुद्दत करेंगी और इलेक्शन 2023 में ही होंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा श्री रहमान साहब मौजूद हैं, आमिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। श्री रहमान साहब, क्या वाकई आपको भी लग रहा है पीपल्स पार्टी में और ये क्या फैसला हुआ है कि अब इस साल नहीं अगले साल ही इंतखाबात होंगे और ये हुकूमत अब अपना टाइम पूरा करेगी? जी थैंक यू शाहजेब। तो इस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कब आज ही आपने देखा कि स्वेरन हुए हैं और शाम को अभी सेरेमनी हुई है प्राइम मिनिस्टर की, नए प्राइम मिनिस्टर की। तो ये बातें थोड़ा वक्त लगता है कब होगा क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगी कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से अव्वली तरजीह जो है वो इस वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मसवदा है उस पर काम शुरू करना है। थोड़ा सेटल हो जाए मामला यहाँ पे, आगे जो 3-4 दिन में सारी सूरत हाल कोई शेप ले और लोग अपनी असेंबलियों में वापस आए, तो ये काम हमारी पहली तरजीह है। और मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर एक पूरी की पूरी कैंपेन है, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी कर दिया, वो वेडनेसडे को बुध के दिन जलसा करेंगे पेशावर में, फिर इतवार के दिन कराची में, पूरी इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। और यही है कि जो ये रजीम आया है ये अमेरिका लेकर आया है और मुझे अमेरिका ने हटाया है। आप खुद सफ़ीर रही हैं, मामलात को जानती हैं, ये पूरा बयानिया है। आपको लगता है ये बयानिया जितना तेज़ी से फैल रहा है आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे और पूरे इलेक्शन मोड में है वो? जी वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि अगर उनको हटाया गया है तो वो उनकी अवाम उनको नहीं हटा सकती। उनकी नुमाइंदे जो अब उनको छोड़ गए हैं, उनके जो देखिए ना मुनहरिफ बहुत सारे लोग हैं, अपने अराकीन और जाहिर है जितने एलाइज हैं वो गए हैं और सबकी बहुत जायज़ और पब्लिक में बात हो चुकी है कि उनके क्या क्या मसले मसाइल हैं। तो वो एक तस्लीम करने, वो एक डिनायलिज्म है, तस्लीम करने तैयार नहीं है कि उनकी अपनी सूरत हाल ऐसी है। वो सियासी अपना एक भाव बढ़ाने बाहर निकले और वो बहुत खतरनाक एक बयानिया ले पकड़ के बैठ गए कि हम वफादार बाकी सब गद्दार। बेसिकली उनकी सोच इस बात की अक्कासी कर रही है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ख्वाजा अमूर पाकिस्तान के इतनी खतरनाक नहज पर लाके छोड़ दिए हैं कि पहले तो उन्होंने केबल पढ़ के कहा है कि एक टेलीग्राम जो आते हैं ना, केबल आता है, इसके बारे में उन्होंने जलसे में एक बात की है, फिर वो हर जगह उसे लहरा रहे हैं और जवाब बना रहे हैं, लेकिन आज तक वो किसी ने देखा नहीं है। आज बल्कि सूरी साहब जो इनके डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कहा ये डी क्लासिफाई हो गया है। जब डी क्लासिफाई होता है तो सारा मुल्क देख सकता है मेरे भाई, वो सारी दुनिया का तरीकेकार है। कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई जब होता है तो उसके मतलब ये आप तक भी पहुंचना चाहिए और आपके तवज्जुह से दूसरों को भी, ये तरीका होता है। लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं, ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी ऊंच नीच बातें होती हैं हर मुल्क में। तस्वीर में बिल्कुल रही हूँ और बहुत मुश्किल हालात में शाहजेब भाई। उस वक्त तो सलाला हमने एक शहादतें हुई थी सलाला सानहे के बाद, आपको याद है हमारी 25-26 शोहदा आने के हुए थे। मैंने उनसे साफ एक सवाल पूछा है जी, मेरा बस एक सवाल का जवाब दे दें कि आपको उस वक्त इतना हतक आमेज लगा था वो केबल और इतना वो खौफनाक था, तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं उस पर पेशरफ्त की, उसी पर कार्रवाई, डेमार्श वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 8 तारीख को, 9 तारीख को, 7 को केबल बनाया। और दूसरी बात, आपने फिर अमेरिका से ये क्यों नहीं कहा कि हम आपसे इसका मुतालबा करते हैं कि क्या हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपॉलॉजी हमने ली और ये गैरत पर लड़े इलेक्शन। हमने तो अमेरिका से अपॉलॉजी ली, माफी मंगवाई, शम्सी एयरबेस बंद किया, 7 महीने कार्गो सप्लाई लाइन बंद रखी। भाई ऐसा हुआ था सलाला जी, सलाला के बाद बिल्कुल आपकी हुकूमत में हुआ। श्री रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब, जाहिर है इमरान खान साहब बयानिया बना रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स कुछ भी हो, अब इनका इरादा अगर ये हो कि हम 2023 तक, अगस्त तक हुकूमत चलाएंगे, इमरान खान साहब चलाने देंगे, असेंबली से मुस्ताफी होकर सड़कों पर आकर जलसों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है, वो तो इलेक्शन कैंपेन मोड में चले गए। जी हाँ, वो इलेक्शन कैंपेन मूड में चले गए हैं। उनका ये ख्याल है कि उनकी जो असल ताकत है वो उनके सोशल मीडिया साइबर फोर्स है। और पहले आपको याद होगा कि उन्होंने एक नैरेटिव चलाया था कि जो भी आज़ादी सहाफ़त की बात करता था, थोड़ी तनकीद करता था, तो उस पर वो कहते थे ये लिफाफा है, ये गद्दार है। अब जो उनका नैरेटिव है ये काफ़ी फैला हुआ नैरेटिव है। इसमें कुछ उन्होंने जो पाकिस्तान की सियासत में कुछ जो इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होती हैं, तो उन्होंने उन टर्मिनोलॉजीज को नए नए नाम दे दिए हैं। मसलन
अगर हुकूमत जो है वो आइन तोड़ दे तो आइन शिकनी को इमरान खान साहब कहते हैं ये सरप्राइज है। इसी तरह तहरीक में एतमाद आ जाए तो ये गैर मुल्की साजिश है। अगर उनके अपने इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो ये गद्दारी है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक 5-0 का यूनानिमस फैसला करे तो कहते हैं ये कौमी वकार का सौदा हो गया है। और इमरान खान साहब तहरीक में एतमाद के बाद एक दिन भी असम्बली ना आए, असम्बली से गैर हाजिर हैं, तो कहा जाता है ये बड़ा बहादुर लीडर है। और इस उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए तो कहा जाता है देखा कैसी जबरदस्त लीडरशिप है। मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाए तो ये अमर बिल मारूफ है, और अगर कोई न्यूट्रल हो जाए तो कहा जाता है कि ये तो बातिल कूतों का इत्तेहादी हो गया है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और अहम बात भी है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। ओपोजिशन कह रही है, कम से कम शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 2 साल तक ये मामला चलेगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मीर साहब, आपने जब ट्रांसमिशन में साथ थे तब भी आप कह रहे थे कि कुछ इत्तेहादी खुश नहीं है। अब इनका 2023 तक का इरादा है, आज पहला दिन है, पहली तकरीर है। MQM के रिजर्वेशन हुए, वो तो चले शहबाज शरीफ साहब ने दूर कर दिए, वसीम अख्तर साहब आ गए। आपको लग रहा है ये इन सबको इतने भारी बोझ को चला सकते हैं, लेके और जा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब अगले साल तक? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उनको इस चीज़ का एहसास है कि जो उनकी हुकूमत है उसकी बका और उसकी जो सर्वाइवल है वो सिर्फ और सिर्फ तमाम इत्तेहादियों के साथ रहने में है। आज उनकी पहली तकरीर थी, उसमें वो MQM का जिक्र नहीं कर सके, और जो MQM के कुछ मुतालबात हैं उसका जिक्र नहीं कर सके। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बलोचिस्तान है वहाँ से शहबाज शरीफ साहब को 10 इंपॉर्टेंट वोट मिले हैं, और ये 10 के 10 वोट जो हैं ये पहले मुख्तलिफ औकात में इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे। 4 वोट BAP के हैं, 4 वोट बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं, 1 वोट शाहजहान बुख्ती साहब का है, 1 वोट असलम बुतानी साहब का है, और बुतानी साहब सबसे आखिर में आए हैं, और वो ग्वादर के MNA हैं, और ग्वादर के भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो एक जिक्र तो किया है शहबाज शरीफ साहब ने बलोचिस्तान का, लेकिन बलोचिस्तान के बहुत से और भी सेंसिटिव मसाइल हैं, तो उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, MQM के मसाइल को भी एड्रेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आप ये भी देख लें कि जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इन सब इत्तेहादियों को लेके आई है, और वो गारंटर है कुछ मामलात में। कुछ मामलात में शहबाज शरीफ साहब गारंटर हैं, कुछ मामलात में पीपल्स पार्टी गारंटर है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है, और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर सबको मुतमिन ना कर सके तो फिर इसका फायदा इमरान खान साहब उठाएंगे। और इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनका नैरेटिव है उसका मकसद यही है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ एंटी अमेरिकनिज्म का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये हुकूमत अपनी यूनिटी जो है उसका मुजाहरा ना कर सकी तो यकीनन इमरान खान साहब इन्हें बहुत तंग करेंगे। मगर मुझे ये बताएगा कि फिर ये इस्तीफे हतमी हो गए तहरीक इंसाफ के, या फिर जिस तरह अयाज सादिक साहब ने 2014 में किया था उसी तरीके से ये तूल पकड़ेंगे, और अगर इमरान खान साहब कामयाब ना हुए हुकूमत गिराने में तो वो फिर वापस असेंबली में आ जाएंगे? देखें, अब तहरीक इंसाफ वाले अगर चले गए ना असम्बलियों से तो फिर इनको वापस नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि इनको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं ना, वो इस वक्त एक ऐसे मूड में लग रहे हैं कि उनका ख्याल है कि पूरी कौम जो है वो उनका जो एंटी अमेरिकनिज्म का नैरेटिव है वो उसको बाय कर चुकी है, और लोग सड़कों पे आके और चंद दिनों में इस हुकूमत को उल्टा देंगे। ये उनका माइंडसेट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है। तो वो ये समझ रहे हैं कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और थोड़े दिनों में वो इमरान खान साहब को फोर्स करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली भी तोड़वाना चाहते हैं। वहां पे परवेज लाई साहब ने उनको रोका हुआ है कि भाई हमें पहले इनका मुकाबला तो कर लेने दो। तो ये अब इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो इस मोड में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद MNAs की ऐसी भी है तहरीक इंसाफ के जिनका ख्याल है कि ये गलती है और हमें वापस जाके असेंबली में बैठना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये वापस जाके बैठेंगे। अगर वापस जाके बैठेंगे इमरान खान तो उनको ये उनकी बहुत बड़ी सियासी शिकस्त नहीं होगी, बल्कि ये पॉलिटिकल ह्यूमिलेशन होगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पहले ही काफी पॉलिटिकली ह्यूमिलेट हो चुके हैं, मजीद ह्यूमिलेशन वो अफोर्ड नहीं करते। तो अगर अब इस्तीफे दे दिए तो फिर जाएं, अब वापस ना आए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।